Namaste to all. Welcome back. Welcome back to this lecture on Vedic astrology. तो हम लोग अपना कारकस का जो डिस्कशन है उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। हमने ग्रह कारकस के बारे में बात करी थी। कौन कौन से ग्रह किस किस चीज के नैसर्गिक कारक होते हैं। नैसर्गिक कारक में हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि नेचर ने उन प्लैनेट्स को कुछ इस तरह से बनाया है, उन प्लैनेट्स के अंदर नेचर ने कुछ इस तरह से गुण दिए हैं, कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स दिए हैं उन प्लैनेट्स को, कुछ ऐसी चीजें रिप्रेजेंटेशन करने की पावर दी है जो कि सिर्फ उन्हीं से रिप्रेजेंट करी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो चीजों को डिफाइन करते हैं, जो जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्लैनेट्स काम करते हैं, वो अपने नेचुरल एप्टीट्यूड और नेचुरल कैपेबिलिटीज और नेचुरल कैरेक्टर के हिसाब से वो लोग काम करते हैं, और इसीलिए फिर कुछ चीजों को उनके साथ स्ट्रांगली एसोसिएट करा जाता है। वैसे ही जब हमने अब 12 भावों के बारे में जान लिया है, अब जब हम ये जानते हैं कि 12 भाव कौन कौन सा जो भाव होता है उससे हमको जातक की कुंडली में किस किस चीज का निर्णय करना चाहिए, तो अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है भाव कारका की। इसका मतलब होता है कि कौन सा जो ग्रह है उसका किसी पर्टिकुलर हाउस के साथ क्या रिलेशनशिप है, और वो कैसे इन टोटलिटी में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सुपर बॉस की तरह हमेशा काम करता रहता है। आप ये जो लिस्ट यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, जो जो प्योर ब्लैक ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जैसे सन का फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है, जुपिटर का फिफ्थ हाउस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो भी चीजें ब्लैक में लिखी गई हैं, ये क्लियरली श्री मंत्रेश्वर की फल दीपिका से मैंने पिक करा है इन सारे भाव कारकास को। और बाकी जो एक्स्ट्रा, जैसे नीले कलर में कुछ भाव कारक का एक्सप्लेन है, कुछ पिंक कलर में भी एक्सप्लेन करा है। तो ये जो भाव कारकास हैं ये एडिशनली हम लोग ज्योतिष में यूज करा करते हैं, और क्यों ये यूज करा करते हैं हम इनको एडिशनली ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने जब पहले भाव की बात करी थी, जब फर्स्ट हाउस की हमने बात करी थी, तो हमने बोला था, हमने कुछ कीवर्ड्स बोले थे। हमने बोला था उदय, हमने बोला था लग्न, हमने बोला था स्टार्टिंग, हमने बोला था शरीर, हमने बोला था कैरेक्टर, इनेट नेचर, फेम, नॉलेज। सो इन सब चीजों को जब पहला भाव रिप्रेजेंट करता है कुंडली के अंदर, असेंडेंट से हम जब उदय दिखाते हैं, सनराइज देखते हैं और बाकी सारी चीजें देखते हैं, तो जो सूर्य देव हुआ करते हैं वो फर्स्ट हाउस के भाव कारक का हुआ करते हैं। सो हमने बात करी थी कि जब सूर्य देव का उदय होता है, जब सूर्यदेव पहली बार धरती पर आकर अपनी किरणों से हमको दर्शन देते हैं, तो इंसान के जीवन में नॉर्मली डे स्टार्ट होता है, और उस चीजों का उदय होता है, चीजों की बिगनिंग होती है। सूर्यदेव पहली बार ईस्टर्न होराइजन में आके हमको धरती पर दर्शन देते हैं। तो हम जब भी किसी जातक की कुंडली बनाते हैं, तो जिस समय पर, जिस स्थान पर ईस्टर्न होराइजन में जो लग्न राइज हो रहा होता है, वो उस इंसान का जन्म लग्न होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि सूर्य देव का पहले भाव के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन होता है। और सूर्य देव इंसान के हेल्थ के कारक होते हैं। तो जो फर्स्ट हाउस है उसका जो नैसर्गिक भाव कारक तत्व है, जो उसके भाव कारक होते हैं, वो सूर्यदेव हुआ करते हैं। क्योंकि सूर्यदेव के एजेंडा में बिगिनिंग और हेल्थ का जो एस्पेक्ट है ये प्राइमरी होता है, और इसीलिए वो फर्स्ट हाउस के साथ एसोसिएट होते हैं। जब हम दूसरे घर की बात करते हैं, जब हमने दूसरे भाव की बात करी थी, तो हमने एक्यूमुलेटेड और स्टोर्ड वेल्थ की बात करी थी। जितने भी किस्म का इंसान के पास धन हुआ करता है, जितनी भी किस्म के उसके पास रिसोर्सेज हुआ करते हैं, जितनी भी चीजें उसको अपने सस्टेनेंस के लिए चाहिए होती हैं, हमने उसकी बात करी थी।
तो जो जुपिटर हुआ करते हैं वो धन के कारक हुआ करते हैं, और जुपिटर को जीवा भी बोला जाता है। हमने बात करी थी सेकंड हाउस मारा का भी होता है, और जुपिटर जो होते हैं वो उनको जीवा बोला जाता है। उनकी एक बहुत स्ट्रांग सेविंग ग्रेस हुआ करती है। कोई भी इंसान अगर बचा हुआ है बहुत किसी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, या फिर बहुत खराब हालातों में भी अगर वो बचा हुआ है, अगर उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो वो जुपिटर की तरफ से उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है कुंडली में, तो वो बहुत अच्छी तरह से सस्टेन रहता है। इनफैक्ट बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी वो किसी न किसी फॉर्म में सस्टेन रहता है, उसकी जान बनी रहती है और उसके पास प्राण बने रहते हैं। तो जुपिटर इन टोटलिटी में सेकंड हाउस के कारका हुआ करते हैं, इसी वजह से, क्योंकि हमने डिस्कस करा था जुपिटर वेल्थ को रिप्रेजेंट करा करते हैं कि किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे वो इंसान को वेल्थ देने की बात हो, या फिर वो रॉयल सिस्टम में, रॉयल ऑर्डर में लॉज बना के कुछ सरकार के लिए वेल्थ को जनरेट करने की बात हो, टैक्सेस इम्प्लीमेंट करने की बात हो सोसाइटी में या सिटीजन्स पे या किसी भी और फॉर्म में, जो टैक्सेस का कलेक्शन हो किसी भी फॉर्म में, इकोनॉमी चले, हमने बात करी थी कि जुपिटर ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करा करते हैं। जुपिटर किसी भी फॉर्म में वित्त को दिखाते हैं, किसी भी फॉर्म में अर्थ को दिखाते हैं। तो जो इंसान का सेकंड हाउस होता है वो टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस होता है, और वो जितने भी फॉर्म में एक्यूमुलेशन करना चाहता है वो सेकंड हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहता है। इसी वजह से जुपिटर सेकंड हाउस के साथ किसी भी फॉर्म में वेल्थ का जब कॉन्सेप्ट आएगा, किसी भी फॉर्म में सस्टेनेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, तो हम लोग जुपिटर एसोसिएट करते हैं। इसी तरह से सेकंड हाउस से हम फूड को भी एसोसिएट करते हैं। क्या इंसान किस तरह का भोजन खाएगा, किस तरह की चीजें उसको खाने को मिलेगी, उसका क्या एटीट्यूड रहेगा भोजन को लेकर, या फिर भोजन की चीजों को किसी भी फॉर्म में स्टोर करने की, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश फूड हो, वो कैसे स्टोर करके रखता है और वो कितना उनका ध्यान रखता है, कितना उसको मिलता है। तो इन सब चीजों का जो नैसर्गिक कारक है वो चंद्रमा हुआ करते हैं, मून। जब भी हम फूड और सस्टेनेंस के उस फॉर्म के हिसाब से देखेंगे, तो हम चंद्रमा को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, चंद्रमा को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और इस पॉइंट को इस एंगल से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। और भी हम सेकंड भाव की चीजें देखें जो कि हम जज करते हैं। हमने बात करी थी फैमिली, फैमिली वैल्यूज, वेरी क्लोज पीपल हु आर जस्ट एज फैमिली टू अस। किसी भी फॉर्म में इंसान किसी ग्रुप या किसी जगह पे जाके वहां पे एक परिवार का सुख पाता है, वो किसी भी फॉर्म में हो और वो कितना भी बड़ा हो सकता है। वो सारी की सारी चीजें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। हमने बात करी थी हायर नॉलेज, मास्टर्स लेवल एजुकेशन, वो भी हम सेकंड भाव से देखते हैं। हमने बात करी थी कि सेकंड हाउस को हम सरस्वती स्थाना बोला करते हैं। सो अगेन जुपिटर हायर नॉलेज के साथ एसोसिएटेड है, फैमिली के साथ एसोसिएटेड है। हम आगे देखेंगे जुपिटर फिफ्थ हाउस के साथ एसोसिएटेड है, चिल्ड्रन के साथ एसोसिएटेड है। हम जानते हैं कि जुपिटर लॉ के साथ एसोसिएटेड है। तो मैरिज जो एक सिस्टम है वो प्राइमरीली सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर और एक लॉ एस्टैब्लिश रहे, इसी वजह से बना हुआ है। क्योंकि अगर प्योर फॉर्म में मैरिजेस होंगी तो रिलेशनशिप्स बनेंगे सोसाइटी में, रिलेशनशिप्स के नाम निकल के आएंगे, और जब डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल की मर्यादा को मेंटेन करके चलते रहेंगे, तो सोसाइटी में एक ऑर्डर बना रहेगा। इसी वजह से जो फैमिली और जो वैल्यूज सिस्टम है जो इंसान का, वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है, और जुपिटर इन सब चीजों के नैसर्गिक कारक होते हैं। इसी वजह से जुपिटर सेकंड हाउस के भाव कारक बनते हैं और स्ट्रांगली उसके साथ एसोसिएट होते हैं। अ, हम जब भी किसी कुंडली को देखेंगे तो उस कुंडली के भाव कारक
कितने स्ट्रेंथ के साथ बैठे हुए हैं और किन तरह के हाउसेस में बैठे हुए हैं, इन दोनों चीजों का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी जब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिफरेंट हाउस का डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइजेशन देखेंगे, तो हमको उस कैटेगराइजेशन में डिफरेंट हाउसेस की उनके स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, उन हाउसेस के डीपर मीनिंग्स हमको और अच्छे से समझ में आएंगे। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस हमने बात करी थी। जितनी भी ब्रेवरी है, जितनी भी वैलर है इंसान में, जितना भी उसका सेंस ऑफ इनिशिएटिव है, उसके जो सारे सिबलिंग्स हैं, उसके जो छोटे भाई बहन हैं, जितना उसके अंदर विगर है, जितना उसमें गट्स है, कितना रिस्क लेने की उस आदमी की कैपेसिटी है, ये सब चीजें भी थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। हमने जब नैसर्गिक ग्रह के कारकास, नैसर्गिक कारकास डिस्कस करा था, तो हमने एक दो चीजें डिस्कस करी थी कि जो मार्स होता है वो नर्व्स देता है, जो सैटर्न होता है वो मसल्स देता है, तो जो मंगल देव हुआ करते हैं वो इंसान में गट्स देते हैं, और जो सैटर्न हुआ करते हैं वो एक बॉडी बिल्डर को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करके, व्यायाम करके उसने अपने बड़े बड़े हाथ पैर बना लिए हैं और बड़ी बड़ी मसल्स उसने अपनी बॉडी में बना ली हैं। पर उस आदमी में कितने गट्स होंगे ये मंगल देव तय करेंगे। ये भी बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल है कि एक दुबला पतला सा आदमी होता है पर उसके पास बहुत गट्स होते हैं, और अगर उसके पास हाथ में आर्म्स आ जाए तो वो बहुत विगरसली और बहुत स्ट्रेंथ के साथ कुछ एक्टिविटी को कर सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव ये उस आदमी के कर्मस पे डिपेंड करता है, बट गट्स होना किसी इंसान में, दम होना, कुछ चीजों को हजम करके, कुछ चीजों को, कुछ सेटबैक्स को, फेलियर्स को हजम करके स्ट्रांगली रिएक्ट करना, और जो इन टोटालिटी में गट्स होते हैं, जो रिस्क लेने की पावर होती है, वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। और मंगल से ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखते हैं। आप मंगल छोटे भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करा करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग मार्स को, मंगल देव को थर्ड हाउस के भावकारक का मानते हैं। हम लोग एक जनरल एनालिसिस कर रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से नेचुरली कोई प्लैनेट किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और जब कोई हाउस के साथ उन चीजों का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो जाता है, तब हम लॉजिकली भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्यों किसी भाव का कोई ग्रह नैसर्गिक भाव कारक का होता है। भाव कारका किसी भी हाउस का जब होता है, तो वो उस हाउस के प्रोजेक्ट के लिए इन टोटालिटी में ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल होता है। जो राशि वहां पे पड़ती है, जो लॉर्ड उसका होता है, और जो ग्रह वहां पे बैठे हुए होते हैं, वो भी बड़ा स्ट्रांगली उस प्रोजेक्ट के लिए काम करते रहते हैं। बट इन टोटालिटी में जो चीजें हमको देखनी चाहिए, वो इन दोनों चीजों को एनालाइज करके देखनी चाहिए, भाव कारक कारक का, और बाकी चीजें जैसे फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ राशि, फोर्थ लॉर्ड है। अगर हम फोर्थ हाउस की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ हाउस के कौन कौन से भाव कारक हैं, फोर्थ हाउस में कौन से ग्रह वहां पे बैठे हुए हैं, फोर्थ हाउस के कौन कौन लॉर्ड हैं, फोर्थ हाउस को कौन कौन से ग्रह ग्रह दृष्टि से देख रहे हैं, फोर्थ हाउस को कौन कौन से ग्रह राशि दृष्टि से देख रहे हैं। हम ये जो एक्स्ट्रा चीजें भी आ गई हैं, ग्रह दृष्टि, राशि दृष्टि, इन सब चीजों को आगे चल के देखेंगे। बट इन जनरल भाव कारकस की जो सिग्निफिकेंस है वो किसी भी हाउस के लिए बहुत प्राइमरी होती है। और अगर और चीजें खराब हो, और अगर भाव कारक ही स्ट्रेंथ में बैठा हो, तो वो उस भाव की जो भी चीजें हैं उनको बचा के रखता है, कम से कम इंसान को काफी अच्छी सस्टेनेंस दे देता है, और उन चीजों का उसकी जिंदगी में हास नहीं होता, लॉस नहीं होता। हमने जब फोर्थ हाउस की बात करी थी, हमने माँ की बात करी थी, मदर की बात करी थी, हमने हृदय की बात करी थी, हमने बात करी थी सुख की, हमने बात करी थी खुशी की, हैप्पीनेसेस, कंफर्ट्स की बात करी थी, सुख की बात करी थी। तो एज लॉन्ग एज हम फोर्थ हाउस से इन सब चीजों को देख रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए चंद्रमा चौथे भाव के भाव कारक का होते हैं।
मून को हमको कंसिडर करना चाहिए इन सब चीजों को देखने के लिए। हमने बात करी थी कि फोर्थ हाउस इन जनरल लर्निंग का हाउस है। किसी भी चीज को पहली बार जब हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में लेना चाहते हैं, तो वो प्राइमरी लर्निंग कहलाती है। वो इन टोटालिटी में इंसान का लर्निंग एटीट्यूड दिखाता है। तो जो भी चीजें हम इस एस्पेक्ट के ऊपर देखते थे वो फोर्थ हाउस से देखते थे। और मरकरी जो प्लैनेट है वो एसोसिएट होता है लर्निंग के साथ। किसी भी फॉर्म में ज्ञान को प्राप्त करने की जो मंशा होती है वो मरकरी की होती है प्राइमरीली। तो मरकरी जब भी हम फॉर्मल एजुकेशन देखेंगे, लर्निंग और उन सब से एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स के ऊपर देखेंगे, तो हम बुध को नैसर्गिक कारक का फोर्थ हाउस का मान के हम लोग कैलकुलेट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। फोर्थ हाउस से किसी भी किस्म के व्हीकल्स देखे जाते हैं। हमने बात करी थी चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो वाटर में हो, चाहे इंसान अपनी गाड़ी में जा रहा हो, चाहे अपनी साइकिल पे जा रहा हो, चाहे एक बीमार आदमी हो उसको स्ट्रेचर पे कहीं पे ले जाया जा रहा हो, चाहे एक छोटा बच्चा हो जिसको उसके पेरेंट्स उसकी छोटी सी ट्रॉली में घुमा रहे हो। तो उस समय जो भी सिचुएशन है इंसान की, वो उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है और किसी सिंपल मशीन या किसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन के थ्रू हो रही है। तो जो जब भी हम व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनालाइज करेंगे चीजों को, व्हीकल्स के सुख को देखेंगे और व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान कितना फॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है, वो खुश रहता है, नहीं रहता है, उसको कैसे व्हीकल्स मिलते हैं, कैसा उसका अपना एटीट्यूड है व्हीकल्स के लिए, और इन जनरल जो उसकी मोशन की कैपेसिटी है, वो सारी की सारी चीजें हम वीनस को ध्यान में रखते हुए चौथे भाव के अंदर देखेंगे। चौथे भाव की ये सारी चीजें वीनस को भाव कारक मान के हम लोग व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान का एनालिसिस करेंगे। फोर्थ हाउस से हमने बात करी थी कि किसी भी किस्म की रियल स्टेट और प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो जो मंगल होते हैं वो इन टोटालिटी में रियल स्टेट के कारक होते हैं, और जो केतु हुआ करते हैं वो बिल्ट प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। कि जहाँ पे भी अपार्टमेंट टाइप का कंस्ट्रक्शन हो, यहाँ पे भी इंटेलिजेंट फॉर्म में छोटी प्रेमाइसेस में अलग अलग सेक्शंस काट के अगर कंस्ट्रक्शन करा गया हो, तो वो सारी की सारी चीजें केतु से रिप्रेजेंट होती हैं। बड़ी टॉल बिल्डिंग्स जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है, छोटे छोटे सेक्शंस में बना दिया गया है, वो किसी बहुत बड़े लैंड एरिया पे ना हो, वो सिर्फ बिल्डिंग्स हो या इन जनरल जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हुआ करती हैं इंसान की, जहाँ पे इंसान रहता है किसी अपार्टमेंट में अगर वो रहे, तो वो शेड प्रेमाइसिस के अंदर रहता है। तो जब ये सारी चीजों का हम एवेलुएट करेंगे तो केतु के स्ट्रेंथ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, केतु के पोजीशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे कुंडली में। और जब भी हम इन टोटलिटी में कितनी जमीन जायदाद इंसान के पास है, उसका कितना सुख है उन सब चीजों के साथ, उसको वो मिलती हैं नहीं मिलती हैं, किन हालातों में मिलती हैं, ये सारी की सारी चीजों का नैसर्गिक कारक का मंगल देव हुआ करते हैं। तो जब भी हम इस एस्पेक्ट को टोटलिटी में देखेंगे तो वो मंगल से देखेंगे। आ, पंचम भाव जैसे हमने बात करी थी कि हमारे सबसे पहले फ्यूचर देखा जाता है, और इसी तरह से जो पंचम भाव होता है इससे पुत्र या चिल्ड्रन किसी इंसान की जिंदगी में देखे जाते हैं। तो जुपिटर फिफ्थ हाउस के साथ एसोसिएट होकर इन सारे एस्पेक्ट्स के अंदर इस चीज के भाव कारक बनते हैं। मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि एज लॉन्ग एज हम पावर की बात कर रहे हो, एज लॉन्ग एज हम सोसाइटी में कुछ करने की बात कर रहे हो, किसी ग्रुप के अंदर कोई इंसान पावर अगर अपने हाथ में रखता हो, इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हम लोग जा सकते हैं। कि वो ग्रुप एक प्राइवेट ग्रुप हो, चाहे वो कंपनी हो, या वो किसी सोशल ऑर्डर का ग्रुप हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल ऑर्डर का ग्रुप हो, चाहे वो सिटी लेवल पे हो, वो स्टेट लेवल पे हो, वो नेशनल लेवल पे हो। तो ये अलग अलग हायरकीज और लेवल्स पे डिपेंड करता है। हर अलग उसकी कैटेगरीज में हमने उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। बट इन जनरल जब भी हम पावर और पोजीशन और किसी भी फॉर्म में होल्ड और की डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखने की बात कर रहे हो, तो सूर्यदेव पंचम भाव के कारक का मानने चाहिए, ऐसा मैंने पाया है।
बाकी जो ब्लू कलर में मैंने कारक तत्व लिखे हैं ये नॉर्मली बहुत सारे ज्योतिष यूज करा करते हैं, बट पर्सनली मैं फिफ्थ हाउस में के पॉइंट ऑफ व्यू से सन को काफी इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि पहली बात जो पंचम भाव होता है वो भी पावर को अपने हाथ में रखने का काम भाव होता है। और जो सूर्यदेव होते हैं वो राजा होते हैं, और राजा हमेशा ये चाहता है कि जो भी पूरे रूल्स और रेगुलेशंस में जो एग्जीक्यूशन हो सारी की सारी चीजों का, भले ही वो उसमें खुद पार्टिसिपेट करे, उनको बैठ के एग्जीक्यूट करे 10th हाउस, या फिर वो सिर्फ रूल्स बना के छोड़ दे और दूसरों अपने सबऑर्डिनेट्स को बोले कि आप जाके काम करिए फिफ्थ हाउस। इन सब चीजों में सूर्य देव का बहुत जबरदस्त दखल होता है। और फिफ्थ हाउस में अगर दशांश चार्ट में किसी के सूर्य देव आ जाते हैं, भले ही वो अष्टम भाव का भी अधिपति हो, वो आदमी को बहुत ज्यादा पावर देके जाता है और उसके लिए बहुत सारी पावर का वो कंट्रीब्यूशन करके जाते हैं। ऐसा मैंने कुंडलियों में देखकर पाया है, इसीलिए मैं इस सिद्धांत को इस्तेमाल करके इसको यूज करता हूँ। एक और रीजनिंग मैं देना चाहता हूँ इस पॉइंट पे कि सूर्य देव को पंचम भाव में पावर, जैसे एज लॉन्ग एज पावर की बात करें, अपने हाथ में होल्ड रखने की बात हो रही हो, तो मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ, बट थोड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा। वो रीजन एक्चुअल में ये है कि जो हम द्वादश आदित्य करेंगे, सूर्य देव हर एक राशि में एक आदित्य की फॉर्म में होते हैं। वो एक राशि में जब उनका रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो एक पर्टिकुलर आदित्य को रिप्रेजेंट वहां पे करा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेमिनाई में, मिथुन में वो मित्र आदित्य की फॉर्म में होते हैं। वो इंसान वो पूरे विश्व में मित्रता का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। और फिर जो भी चीजें, जो मीडिएशन, जो भी हमारे को हार्मनी और जो फ्रेंडशिप वर्ल्ड में क्रिएट होती है, वो जेमिनाई में सूर्यदेव अपने मित्र आदित्य के फॉर्म में दिखाते हैं। इसी इसी तरह से जब पंचम भाव में सूर्यदेव हुआ करते हैं, जब पंचम राशि में सूर्यदेव हुआ करते हैं, तो वो इंद्र आदित्य के नाम से जाने जाते हैं। और अब हम लोग सब जानते हैं कि जो इंद्रदेव होते हैं वो स्वर्ग के राजा होते हैं। और वो सारा का सारा जो कमांड है स्वर्ग का, जिस भी तरह से उसका ऑपरेशन होगा, जो भी वहां पे करा जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, वो सब इंद्र अपने हाथ में रखते हैं और वो किसी के साथ बांटते नहीं है। इसी वजह से मैं सूर्यदेव को पंचम भाव का कारक मानता हूँ। छठम भाव से हम इंसान की सारी की सारी सर्विस देखा करते हैं, उसका उसके सारे सर्वेंट्स देखा करते हैं। इसी वजह से जो शनि महाराज होते हैं, जो कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ हार्ड वर्क हमारे में हुआ करते हैं, जो हमारे में हम्बलनेस दिया करते हैं, जो हमारे को दूसरों के लिए श्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, वो शनि महाराज होते हैं। किसी भी फॉर्म में मेहनत को शनि महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए सेंस ऑफ सर्विस और जो दूसरों के लिए कुछ किसी भी फॉर्म में इंसान की कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो सर्विस करने का जो एटीट्यूड होता है, वो शनि महाराज से आता है। तो शनि इसी वजह से छठम भाव के कारक हुआ करते हैं। अगेन मंगल भी शनि देव के साथ छठम भाव के भाव कारक हुआ करते हैं, क्योंकि छठम हाउस जो सिक्स्थ हाउस होता है वो ब्रह्मचार्य को भी दिखाता है। और जो मंगल होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं। तो सिक्स्थ हाउस के साथ वो स्ट्रांगली एसोसिएट होते हैं। मंगल छठे भाव में बैठकर पूरी तरह से अपने शत्रुओं का नाश करने वाले भी होते हैं। मंगल एक आर्मी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल सेल्फ डिफेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने देखा थर्ड हाउस हथियार उठा लेने का जो एटीट्यूड है, जो दुश्चिक के भावा है, जो हमारे को ऐसे थॉट्स देता है, या तो हमारे पे अटैक हो रहा हो या फिर इंसान खुद जबरदस्ती अग्रेशन कर रहा हो, ये दोनों चीजें ही थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। और फाइनली किसी को क्रश कर देना, पूरा उसको या तो स्लॉटर कर देना, या आपके अगेंस्ट अगर कुछ भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है, उसको पूरा बंद कर देना, अपने
एनिमीज पे और अपने ऑपोजिशन पे पूरी विक्ट्री पा लेना, ये सिक्स्थ हाउस की चीजें होती हैं। और सिक्स्थ हाउस से इंसान इनके ऊपर एक्टिविटीज करता है। तो जब एक आर्मी को डिफेंड करना पड़ता है और या फिर किसी भी फॉर्म में अपने ऊपर हुए अग्रेशन का बदला लेना पड़ता है, या ऐसा जो भी कोई एक्ट होता है, ये सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। इसीलिए मंगल सिक्स्थ हाउस के भाव कारक का बन के निकल के आते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छठे भाव से हम लोग देखते हैं, वो इंसान की षड रिपुज होती है। और हम ये जानते हैं कि जो सैटर्न हुआ करते हैं, वो सिंस के साथ और षड रिपुज के साथ एसोसिएट होते हैं। इसी वजह से जो छठे भाव के भाव कारक का सैटर्न हुआ करते हैं। फोर्थ हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात याद आई, जो कि मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दूं और क्लेरिफाई कर दूं, जो ज्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। फोर्थ हाउस से एज लॉन्ग एज हम मून को कंसिडर कर रहे हैं, तो भी हम नॉलेज की और ज्ञान की बात कर सकते हैं। पर वो जो नॉलेज और ज्ञान होगा, वो बहुत ज्यादा प्राइमरी लेवल की बात है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, जब बिल्कुल उसका जन्म होता है, तो वो अपनी माँ से जो सारी चीजें सीखता है, वो बेसिक चलना, बैठना, उठना, कुछ चीजों को रखना, बेसिक वर्णमाला जो वो सीखना। तो जो उस लेवल पे जितने भी किस्म के प्राइमरी टीचर्स हुआ करते हैं, जो भी अगर जो नर्सरी स्कूल्स या बहुत प्राइमरी लेवल के एजुकेशन के बारे में के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर बिल्कुल उस तरह से शिशु का ध्यान रखा जाता है, तो वो सारे के सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो भी मून से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। क्योंकि वो एक मदर की तरह केयरिंग और नर्चरिंग और इन सब चीजों को मिलाकर ज्ञान हम हमारे साथ बांट रहे हैं, या हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज हम उस लेवल की प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, या सिंपली कोई इतनी छोटी सी चीज सीखने की बात करें, जिसको हम ऑब्जर्व करके सिंपली थोड़े बड़े हो जाएं, तो ऑब्जर्व करके उसको हम सीख सकते हैं। तो वो जो नॉलेज है, वो सारी की सारी मून से रिप्रेजेंट करी जाती है। और उस तरह की नॉलेज की जब भी हम बात करेंगे, तो हम फोर्थ हाउस के अंदर मून को भाव कारका मान के कैलकुलेट एवेलुएट करेंगे। और एक और बात है, हम ये भी बोला करते हैं कि जो पहली इंसान की जो गुरु हुआ करती है, वो उसकी माँ होती है। क्योंकि जो सबसे बेसिक सोसाइटी के अंदर किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से नहीं जीना चाहिए, इसका सबसे पहला जो जो इंडिकेशंस और जो ज्ञान हमको मिलना स्टार्ट होता है, वो इंसान को अपनी माँ से ही मिलना स्टार्ट होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ हाउस, तो सेवेंथ हाउस के भाव कारका जो होते हैं, वो वीनस हुआ करते हैं, वो शुक्र हुआ करते हैं। सेवेंथ हाउस, जैसा कि हमने बात करी थी कि ये काम त्रिकोणा का सीड है। ये प्राइमरी जगह है जहाँ से इंसान के अंदर डिजायर्स पैदा होती हैं, उसके अंदर सेंसुअलिटी पैदा होती है, उसके अंदर एक पार्टनरशिप करने का एक फीलिंग जनरेट होती है। अ, तो सेवेंथ, हम ये भी जानते हैं कि सेवेंथ हाउस से इंसान की स्पाउस देखी जाती है, उसकी कॉन्जुगल ब्लिस देखी जाती है, कि वो शादी करने के बाद कितना खुश रहेगा, किस तरह का उसका वातावरण रहेगा, वो खुश रहेगा नहीं रहेगा। तो वीनस जो कि हमारी सेंसुअलिटी के, फीलिंग्स के और इन सब चीजों के नैसर्गिक कारक होते हैं। एट्थ हाउस के भाव कारक को डिस्कस करते हैं। तो शनि महाराज सैटर्न एट्थ हाउस के भाव कारक होते हैं। हम एट्थ हाउस की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, जो हमने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने हमने कहा था कि एट्थ हाउस से इंसान की लॉन्जिविटी देखी जाती है, इंसान की एज देखी जाती है। एट्थ हाउस से क्लिनजिंग प्लेसेस देखी जाती हैं, जो हमारे को क्लीन करते हैं, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखे जाते हैं, जो कि हम लोग एनर्जी के लिए फूड को इनटेक करते हैं। और हमारे अंदर जो अग्नि होती है, फिर वो उस फूड को प्रोसेस करती है, और वो इस फॉर्म में ट्रांसफर करती है कि वो जो फूड है, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। उसके बाद जो सेक्शन बच जाता है, उसको एक्सक्रीट करना, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो सैटर्न है, वो एट्थ हाउस के कारक होते हैं। सैटर्न किसी भी फॉर्म में, हमने एक और बात करी थी कि अष्टम भाव से तपस्या को भी देखा जाता है, हार्ड वर्क को भी देखा जाता है। हमने
तपस्वी योगा भी डिस्कस करा था कुछ टाइम पहले, जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है वीनस, सैटर्न और केतु को लेकर। जब ये तीनों आपस में या तो योगा करते हैं या फिर ये तीनों आपस में ट्राइन्स में बैठे हों, एकदम हार्मनी में बैठे हों, तो इस तरह का योगा उत्पन्न होता है। उसमें हमने ये बात करी थी कि जो सैटर्न है वो हार्डवर्क का कारक होता है, और किसी भी तपस्या को करने के लिए इंसान को अपने ऊपर बहुत सारी ऑस्टेरिटी और बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है। सो इसीलिए भी हम ये बोल सकते हैं कि सैटर्न जो है वो अष्टम भाव के भाव कारक ज्योतिष में होते हैं। अ, जो नाइन्थ हाउस होता है उसकी प्राइमरी सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस करी थी कि गुरु और फादर को रिप्रेजेंट करा जाता है नाइन्थ हाउस से। सो इसीलिए जो सन है वो हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जुपिटर है वो हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ये दोनों जो ग्रह हैं वो नवम भाव के मिलके भाव कारका होते हैं। नवम भाव से हमने टेम्पल की बात करी थी, हमने सोसाइटी में ऑर्डर की बात करी थी, हमने लॉ की बात करी थी, हमने किसी भी किस्म से रूल्स में बंधे रहने की बात करी थी, अपना धर्म फॉलो करने की बात करी थी। तो दोनों के दोनों ही प्लैनेट किसी न किसी फॉर्म में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसीलिए ये नवम भाव के भाव कारक होते हैं। हमने नवम भाव से पुण्य के कर्म के को डिस्कस करा था, फिलॉन्थ्रोफी डिस्कस करी थी कि सोसाइटी में कुछ अच्छा कार्य करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज्ड चैनल को इस्तेमाल करा जाता है, और कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म में कुछ सोसाइटी की वेलबींग का काम करा जाता है। वो हॉस्पिटैलिटी के फॉर्म में हो सकता है, वो हेल्थ और ट्रीटमेंट के फॉर्म में हो सकता है, वो चीजों को क्लीन करने के फॉर्म में हो सकता है, वो एजुकेशन के फॉर्म में हो सकता है। सो जितनी भी चीजें हैं जो सोसाइटी के वेलबींग के लिए करी जाती है, उन दोनों के दोनों चीजों के लिए ही जुपिटर और सन कंट्रीब्यूट करते हैं। सन थोड़ा डायरेक्टली सोशल सर्विस करने की तरफ इंसान को प्रोत्साहित करते हैं। हम जब जैमिनी सूत्र भी देखेंगे तो वहां पे भी हम ये पढ़ेंगे कि जो सूर्यदेव होते हैं, अगर वो नवमांश कुंडली में ट्राइन में आ जाते हैं, अगर वो वहां पे बैठे हुए होते हैं, तो एक और पॉसिबिलिटी है कि इंसान में ना सिर्फ उस इंसान में अच्छी लीडरशिप होगी, बट उस इंसान में किस तरह से अच्छी सोशल सर्विस करी जाए, इस चीज का भी उत्तम, पहले तो उसका इंक्लिनेशन होगा और उसके बाद उस आदमी को उस चीज का अच्छा ज्ञान होगा। हमने हायर एजुकेशन भी नाइन्थ हाउस से डिस्कस करा था। सो जो जुपिटर होते हैं वो देवों के गुरु होते हैं, और वो इन जनरल हायर फॉर्म ऑफ सारी एजुकेशंस को, खास करके जो वैदिक एजुकेशंस हैं, उनको रिप्रेजेंट करा करते हैं। जो भी चीज में हायर कॉन्सेप्ट लगेंगे, हायर फिलोसफीज लगेंगी, वो सारी की सारी चीजें नाइन्थ हाउस में आती हैं। और हमने सेकंड हाउस में सरस्वती स्थाना भी डिस्कस करा था, वहां पे भी जुपिटर कारक थे। यहाँ पे भी हायर एजुकेशन की हमने जैसी बात करी है, जुपिटर यहाँ पे कारक है नवम भाव के। एक जो डिफरेंस हम लोग अभी ऑब्जर्व करें कि हमने फोर्थ हाउस में मून और मरकरी को इंक्लूड करा है नॉलेज के लिए। मून को बहुत प्राइमरी नॉलेज के लिए, मरकरी को थोड़ा सा प्राइमरी नॉलेज के ऊपर। जैसे हम ये बोलें कि अगर इंसान अल्फाबेट्स या वर्णमाला सीखता है तो वो एक मून लेवल की चीज है। जब वो शब्दों को थोड़ा मतलब समझने लगता है, जब वो व्याकरण को थोड़ा समझने लगता है, और उसके बाद जो वो अंडरस्टैंड करता है, जो वो पढ़ता है, जो वो सोचता है, वो इन जनरल मरकरी का काम है। अगर हम इस तरह से देखें तो भी ये चीज हम समझ सकते हैं। हमने नाइन्थ हाउस में शेल्टर की बात करी थी, हमने नाइन्थ हाउस में प्रोटेक्शन की बात करी थी, हमने नाइन्थ हाउस में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात करी थी, क्या सही है क्या गलत है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धर्म की बात करी थी। तो दोनों ही इंसान के फादर, सन, जिसके नैसर्गिक कारक होते हैं फादर, और इन जनरल गुरु, देवगुरु जुपिटर, जो कि इंसान के गुरु के नैसर्गिक कारक होते हैं, ये वापस से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं।
मैं एक बार वापस से याद दिला दूं कि हम लोग भाव कारक को स्टडी कर रहे हैं, कौन से भाव के कौन सा ग्रह कारक का होता है। और ये जो लिस्ट है जो ब्लैक में लिखी हुई है, काले कलर में लिखी हुई है, ये एग्जैक्टली सिमिलर, नॉट सिमिलर, एग्जैक्टली सेम चीज फल दीपिका में श्री मंत्रेश्वर ने वहां पे लिस्ट दी हुई है। जो एडिशनल ब्लू में हम लोगों ने यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कारक का, ये वो उस लिस्ट में नहीं है, पर काफी एस्ट्रोलॉजर्स इसको यूज करते हैं। जो यहाँ पे हमने पिंक में सन देख रहे हैं, ये पर्टिकुलरली मैंने अभी तक किसी बुक में नहीं पढ़ा है, पर मैं इसको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज करता हूँ। मूविंग ऑन टू द भाव कारक ऑफ 10th हाउस। 10th हाउस के चार ग्रह भाव कारक होते हैं। 10th हाउस को थोड़ा हम रिकैप करें तो 10th हाउस ऑनर का हाउस है, 10th हाउस कुछ अचीवमेंट का हाउस है, 10th हाउस करियर का हाउस है, 10th हाउस इन जनरल कर्मा का हाउस है। जो भी इंसान सोसाइटी में कुछ अचीव करता है, जो भी प्रोजेक्ट्स या कॉजेस के लिए वो काम करता है, जिस भी तरह से वो काम करता है, उसके सारे अचीवमेंट्स, उसके टाइटल, उसकी पोजीशन, ये सारी चीजों को व्यक्त करता है। तो सूर्य देव सबसे पहले दशम भाव के कारक इसलिए होते हैं क्योंकि सूर्य देव हम जानते हैं कि सारे के सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सूर्य राजा होते हैं, और राजा जब तक ये डिसाइड नहीं करता, जब तक राजा किसी काबिल आदमी को कोई काम नहीं देता, तो कोई भी आदमी कितना भी काबिल हो, वो चाहे किसी भी फील्ड में काम करता हो, अगर उसको काम ही नहीं दिया जाएगा, तो उसको काम ही प्रपोज नहीं करा जाएगा सोसाइटी में, तो वो कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए सन के ब्लेसिंग्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं कोई भी काम को पाने के लिए। हम इस तरह के एग्जाम्पल्स भी देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई करप्ट पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में रहती है, तो नॉर्मली जो भी ऑनेस्ट और अच्छे केपेबल सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उन लोगों को उठा के कोने में पटक दिया जाता है। उन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज नहीं दिया जाता है, उनसे बहुत एवरेज किस्म के या उनकी बिलो एवरेज कैपेबिलिटीज के काम उन लोगों से करवाए जाते हैं। और अगर वहां पे सत्ता परिवर्तन हो, वहां पे रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डर हो, वहां पे जब इलेक्शंस हो, और कोई ऑनेस्ट लीडर वहां पे अगर आ जाता है और उसको रूल करने लगता है, और जब वो आइडेंटिफाई करता है जितने भी अच्छे और ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स हैं, जब वो उनको अपने साथ इन्वॉल्व करता है और अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनसे कंट्रीब्यूट करवाता है, तो फिर वो लोग बहुत ज्यादा मिलके तरक्की करते हैं और बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल ये है कि जब तक सन पॉलिटिकल लीडर, जब तक एक सिविल सर्वेंट को, फॉर एग्जाम्पल मून को आके जब तक वो आके कुछ काम नहीं दे रहा है, तब तक वो बिल्कुल बेकार पड़ा है। वो जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा है वो सोसाइटी के लिए। सो इसी वजह से हमको कोई भी काम पाने के लिए सूर्य देव के आशीर्वाद की जरूरत होती है। आ, दूसरा जो ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 10th हाउस का कारका होता है, वो होता है बुध, मरकरी। जैसा कि हम जानते हैं कि बुध जो ग्रह होता है, ये हमारी सारी लर्निंग एबिलिटी, हमारी सारी एनालिसिस, हमारा सारा एनालिटिक्स, और हमारा सारा जो भी एक तरह से हम कह सकते हैं एनालिटिकल माइंड की कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारे में ग्रास्प करने की पावर्स हैं, जो हमारे में चीज को समझने की पावर है, ये सारी की सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इंसान अच्छा स्टूडेंट होगा, जो इंसान अच्छी तरह से चीजों को समझ सकता है, वो जल्दी ही किसी भी किस्म की नॉलेज बॉडी को समझ जाएगा और वहां पे स्किल सेट अपना अक्वायर कर लेगा। तो जैसे ही मरकरी किसी भी इंसान को जब नॉलेज अक्वायर करने के लिए एफिशिएंट बनाता है, उसको स्किल सेट दे देता है, तो उसके पास फिर काफी तरह के काम में कंट्रीब्यूट करने की पावर आ जाती है, और मरकरी काफी इंसान को दक्ष बनाता है। इसीलिए कुछ भी, और हम ये जानते हैं कि कुछ भी अचीव करने के लिए इंसान को मल्टीपल फॉर्म में काफी नेगोशिएटिव होकर मल्टीपल डायमेंशंस में काम करना पड़ता है। कभी कभी उसको स्पोर्टिव तरह से भी काम करना पड़ता है। वो हमेशा ऑर्डर्स नहीं दे सकता। उसको बहुत समय ऐसा आता है कि उसको अपना कम्युनिकेशन यूज करना पड़ता है, उसको अपना स्किल सेट यूज करना पड़ता है। अलग अलग प्रोफाइल्स में अगर वो काम करे, उसको इन जनरल काफी एनालिसिस करते रहना पड़ता है। तो इन सब चीजों
को करने की जो काबिलियत है वो हमको मरकरी देता है, और मरकरी इसी वजह से 10th हाउस के लिए भाव कारक का होता है। आ, आगे हम चलें तो जो शनि महाराज होते हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमको मेहनत करने की, कोई भी चीज में डटे रहने की काबिलियत देते हैं, और हमको पेशेंस भी शनि महाराज देते हैं कि हम बहुत ज्यादा ओवर एंग्शियस ना हो, और कोई चीज हमको अभी नहीं मिल रही है पर वो फ्यूचर में मिल सकती है, तो अपना पेशेंस बनाए रखें, अपना हार्ड वर्क करते रहें, अपना जो डिवोटेड हमारे कर्मास हैं उनकी तरफ हम लगे रहें। इन सब चीजों को भी शनि महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब तक हम इस एटीट्यूड के साथ कोई काम को नहीं करेंगे, तो भी हमको सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसी रीजन की वजह से शनि महाराज भी दशम भाव के भाव कारक का होते हैं। उसके उपरांत हम आते हैं जुपिटर पे। देवगुरु बृहस्पति किसी भी फॉर्म में हायर अंडरस्टैंडिंग को, हायर नॉलेज को, और ब्रॉड विजन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी फॉर्म में प्लानिंग, हमने 5th हाउस में बात करी, हमने चिल्ड्रन की बात करी, हमने जो बोला कि जुपिटर भाव कारक होते हैं, हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बात करी थी 5th हाउस के सिग्निफिकेंस में, वो ये बात करी थी कि जो जितनी भी प्लानिंग होती है, जितना भी प्रबंधन होता है, वो भी 5th हाउस से देखा जाता है कुंडली के अंदर। जुपिटर 5th हाउस के कारक भी होते हैं। तो इन जनरल लॉन्ग टर्म विजन रखकर फ्यूचर को ऊपर प्रोस्पेक्ट कर कर किसी भी चीज को अच्छे प्लान करने की जो एबिलिटी होती है, वो भी हमको जुपिटर से मिलती है। एक और फॉर्म में अगर हम बात करें तो जो जुपिटर होते हैं उनका जो कॉरस्पॉन्डेंस होता है वो इंद्र के साथ होता है, और इंद्र हम जानते हैं कि स्वर्ग के राजा हैं, और जो चाहते हैं वो हमेशा अचीव करते हैं। तो जुपिटर सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, इंद्र को एसोसिएट करने से जो एक एस्पेक्ट निकल के आता है, उससे भी अगर हम देखें तो जुपिटर से सक्सेस और 10th हाउस का रिलेशनशिप निकल के आता है। तो जो भी इस तरह की विजडम है, जो भी इस किस्म की नॉलेज है कि हमको अपने काम को इन टोटालिटी में किस तरह से करना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग हमको करनी चाहिए, और किस तरह के फाइनली सेंस ऑफ अचीवमेंट को ध्यान में रखकर हमको कोई भी चीज को करना चाहिए, ये सब चीजें हमको जुपिटर बताते हैं। इसी वजह से ये चारों जो ग्रह होते हैं, सूर्यदेव, बुध, शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर 10th हाउस के कारका होते हैं। 11th हाउस से हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। ये एक तो हम सारे के सारे गेन्स देखा करते हैं, जितनी भी इंसान की इनकम है किसी भी फॉर्म में मटेरियल गेन्स देखा करते हैं। पॉजिटिविटी की तरफ, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ इंसान का एटीट्यूड देखते हैं। 11th हाउस से हम एल्डर ब्रदर को भी देखा करते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इनको जो इन टोटालिटी में रिप्रेजेंट करते हैं वो जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए जुपिटर 11th हाउस के भाव कारका होते हैं। हम ये वैसे भी जानते हैं नैसर्गिक कारका के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जुपिटर होते हैं वो एक गुरु की तरह होते हैं, और एक एल्डर ब्रदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर इन जनरल सारी वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेल्थ को नॉर्मली इंसान को अक्वायर करना पड़ता है, तब उसके बाद पहले इंसान 11th हाउस से हेल्थ वेल्थ को अक्वायर करता है, और उसके बाद वो सेकंड हाउस में उसको प्रिजर्व करता है, या उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, या फिर उसको आगे ऑप्टिमाइजेशन में लगाता है। ये सारे के सारे जो सिग्निफिकेंस है वो आपस में एसोसिएटेड है, और इसी वजह से 11th हाउस का जो कारक का है वो जुपिटर हुआ करता है। जुपिटर 11th हाउस का कारक का राइटियस फॉर्म ऑफ गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। वैसे तो 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो मॉनेटरी फॉर्म में या ऑप्टिमाइजेशन के फॉर्म में
इंसान की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करता है। 12th हाउस हमने बात करी थी, गिविंग का हाउस है। 12th हाउस एक्सपेंडिचर का हाउस है। 12th हाउस ह्यूमिलिटी का भाव है। 12th हाउस किसी भी फॉर्म में लॉस को दिखाता है। 12th हाउस बॉन्डेजेस दिखाता है। 12th हाउस इम्प्रिजनमेंट दिखाता है। बंधन की सिचुएशन में आ जाना किसी भी फॉर्म में, या तो हार्डकोर जेल में किसी इंसान को भेज दिया गया है, या फिर वो नॉर्मली उसको नजरबंद कर दिया गया है, या उसके ऊपर दूसरे लिमिटेशंस हैं कि वो एक ज्योग्राफी को छोड़ के नहीं जा सकता। तो ये सारी की सारी बंधन की सिचुएशन आ जाती है। तो इन सब चीजों का भी जो भाव कारक का होता है वो सैटर्न हुआ करता है। सैटर्न एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ह्यूमिलिटी हमने जो बात करी थी उसका भी कारक का होता है। और 12वें घर को इसी वजह से शनि महाराज भाव कारक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।